हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 57 है। 56 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएसओ, तो आप इस टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इस टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जब भी मेरी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, अभी पीसीएस जे, उत्तर प्रदेश पीसीएस जे का फॉर्म निकला हुआ है, ठीक है। तो जो लोग एलिजिबल हैं वो भर दें और वो लोग भी इस टेस्ट सीरीज को देखें जो पीसीएस जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी में बनी युगांतर पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है कि यह पार्टी ग्रामीण दलितों के उत्थान और जमीनी स्तर पर शिक्षा के कार्य लगी थी। यह समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी और सरकार के साथ बातचीत करने में विश्वास रखती थी। तीसरा है कि अरविंद घोष इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उपरोक्त सभी। देखिए, बात की जा रही है युगांतर पार्टी के बारे में, ठीक है। तो देखिए, युगांतर पार्टी का गठन जो है कि 1906 ईस्वी में किया गया था। अरविंद घोष, उनके भाई बरिंद घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा, ठीक है। तो इसमें यह हो जाएगा कि अरविंद घोष इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है। फोटॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है, ठीक है। एक कण प्रतिकण युग्म क्या होते हैं। देखिए, इसमें यह होता है कि जो दोनों ये दिए गए हैं, ठीक है, युग्म, उसमें क्या होता है कि दोनों युग्म का द्रव्यमान जो है कि क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन जो विद्युत आवेश होता है एक दूसरे के वो विपरीत होता है, ठीक है। तो इसमें द्रव्यमान बराबर है बट उसका जो आवेश है एक दूसरे के विपरीत जो है कि किसका है, तो ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का। ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। किस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है। क्लोरोक्विन, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो सिनकोना की छाल होती है ना, वो जो है कि किस में उपयोग किया जाता है, तो मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है उसका। लेकिन पूछा जा रहा है कि किस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है। देखिए, ये जो है कि क्विनीन नामक जो है कि एल्कलाइड सिनकोना पौधे की छाल से तैयार की जाती है, ठीक है, जो कि किस में उपयोगी है, तो मलेरिया रोग के उपचार में उपयोगी है। लेकिन जो क्लोरोक्विन है, ये जो क्लोरोक्विन है, यह जो है कि एक कृत्रिम औषधि है। मान लीजिए इसका छाल तो एक प्राकृतिक औषधि है, बट क्लोरोक्विन ये जो है कि कृत्रिम औषधि है और इसने जो है कि इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित कर दिया है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ए ऑप्शन। लैली एवं बूसी किन लड़ाइयों में लड़े थे। आंग्ल मैसूर, आंग्ल मराठा, आंग्ल नेपाल, आंग्ल फ्रांसीसी। लैली और बूसी ये किन लड़ाइयों में लड़े थे। तो देखिए, ये जो हैं, अगर हम बात करें क्वांट लैली और बूसी की, तो ये जो है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध में, ये जो है आपका 1758 से लेकर के 63 के बीच के दौरान जो है कि अंग्रेज़ों से युद्ध के लिए जो है कि फ्रांसीसी पक्ष का प्रतिनिधित्व किया था इन दोनों ने, लैली और बूसी ने। और देखिए, जो आपका कर्नाटक युद्ध है इसको ही आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना हिस्सा राज्य की मांग के रूप में निर्धारित था। 1/4, आधा, 1/3, 1/5। देखिए, जो जब्ती प्रणाली है इसके अंतर्गत जो वास्तविक उत्पादन का कितना हिस्सा जो है कि राज्य की मांग के रूप में निर्धारित था। देखिए,
शुरू में जो है कि अकबर ने क्या किया कि शेर शाह द्वारा जो अपनाई गई थी जब्ती प्रणाली, ठीक है, जब्ती प्रणाली थी, उसमें उसी में जो है कि राई के आधार पर भूमि उत्पादन का जो 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था, ठीक है। देखिए जब्ती प्रणाली जो थी ना, वो किन किन मतलब जगहों के अंतर्गत, किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत आती थी, तो बिहार के अंतर्गत इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर तथा मुल्तान का क्षेत्र मतलब आता था जब्ती प्रणाली के अंतर्गत। तो ये जो था क्या 1/3 था। सी ऑप्शन आपका सही है। एशिया माइनर से प्राप्त एक बोगज कोई अभिलेख ने किन आर्य देवताओं का आह्वान किया गया है? मित्र, पूषा, सोम, अग्नि, रुद्र, सोम, इंद्र, वरुण, सूर्य, यम, यंत्र, नासत्य, मित्र, वरुण। पूछा जा रहा है कि एशिया माइनर से प्राप्त एक बोगज कोई अभिलेख में किन आर्य देवताओं का आह्वान किया गया है? तो किसका किया गया है? तो देखिए मध्य एशिया में बोगजकोई नामक स्थल से लगभग जो है कि 1400 ईसा पूर्व एक लेख प्राप्त हुआ है, जिनमें जो है कि इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो इसका मतलब कि इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण इनका उल्लेख मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। मानव शरीर में लसिका कोशिकाएं किस अंग से बनती है? अग्नाशय, यकृत, तीली, ग्रहणी। देखिए मानव शरीर में जो लसिका कोशिकाएं हैं ये किस अंग से बनती है? तो ये बनती है आपका तीली से। देखिए लसिका कोशिकाएं एक प्रकार का जो है कि ये श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ठीक है, जिसका निर्माण जो है कि लसिका ग्रंथियां, तीली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति, बलूचिस्तान की ताम्र पाषाणिक संस्कृति, मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति एंड हड़प्पा संस्कृति। देखिए पूछा जा रहा है कि गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो किसका लक्षण है ये? तो ये जो है कि लक्षण है आपका कश्मीर घाटी के नवपाषाणिक संस्कृति का। निम्नलिखित में से किसने निःशंक शंकर की उपाधि धारण की थी? बसव, शंकराचार्य, बल्लाल सेन, राजेंद्र चोल। देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने निःशंक शंकर की उपाधि धारण की थी? तो किसने किया था? तो देखिए ये किया था बल्लाल सेन। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए बल्लाल सेन ये बंगाल में शासन करने वाला सेन वंश का एक प्रसिद्ध शासक था, जिसका शासनकाल लगभग कब से कब तक था? तो 1159 से 1179 के बीच रहा, ठीक है। देखिए जो बल्लाल सेन थे ये अपने पिता विजय सेन की तरह जो है कि ये शैव धर्मानुयायी था और निःशंक शंकर की उपाधि जो है कि धारण किया था, ये अपने पिता की तरह ही, ठीक है। दिल्ली में खैरुल मनाजिल नामक मदरसे का निर्माण किया था। माहम अनंगा ने, हमीदा बानो बेगम ने, गुलबदन बेगम ने, शाह बेगम ने। पूछा जा रहा है कि दिल्ली में खैरुल मनाजिल नामक मदरसे का निर्माण जो है कि किया था, किसने किया था? तो ये किया था आपका कौन से? ये महाम अनंगा ने। देखिए अकबर की उपमाता महाम अनंगा ने दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना की थी, जो कि ये खैरुल मनाजिल नामक मदरसे मतलब नाम से ये प्रसिद्ध था, ठीक है। देखिए अबुल फजल अलमानी ने भी फतेहपुर सीकरी में एक मदरसा का स्थापना किया था, उसका क्या नाम था? तो वो मदरसा ए अबुल फजल के नाम से वो जाना जाता था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एनु जापान, बुशमैन, जायरे, मसाई, केन्या, पपुआंस, न्यू गिनी। देखिए कुछ जनजातियों का नाम दिया गया है, वो कहाँ पे निवास करती है, वो सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। एनु जनजाति, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जापान में। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो देखिए ये जायरे में नहीं पाई जाती है। बुशमैन जनजाति जो है कि अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। देखिए जायरे जो है, जायरे में पिग्मी जनजाति निवास करती है, ठीक है। मसाई यहाँ पे जो है कि केन्या में निवास करती है मसाई जनजाति। पापुआंस जो है कि ये न्यू गिनी में निवास करती है। तो इसमें जो है कि सुमेलित नहीं कौन सा है? तो ये बी ऑप्शन की बुशमैन कहाँ पे निवास करती है? तो ये अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है।
अमेजन एवं कांगो बेसिन अवस्थित है? भूमध्य सागरीय प्रदेश में, स्टेपी प्रदेश में, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में, शीतोष्ण मानसून प्रदेश में। पूछा जा रहा है कि अमेजन एवं कांगो बेसिन अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है ये? तो ये अवस्थित है आपका कहाँ पे? अमेजन बेसिन, और ये दक्षिण अमेरिका तथा कांगो बेसिन अफ्रीका के आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। तो ये हो जाएगा आपका सी। देखिए अमेजन बेसिन ये दक्षिण अमेरिका में है तथा कांगो बेसिन कहाँ पे है? तो ये अफ्रीका में है, और ये जो है कि आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नांकित वनस्पति प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? टैंगा, प्रेयरी, सवाना, सेल्वा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वनस्पति प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है सवाना को। सी ऑप्शन आपका सही है। सवाना प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। देखिए और भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। पूछा जाता है कि शक्तिहीनता का प्रदेश किसे माना जाता है? तो विषुवतीय प्रदेश को, सतत कठिनाइयों का प्रदेश वो जो है कि मरुस्थलीय प्रदेश को, निवास का प्रदेश ये जो उष्ण मानसूनी प्रदेश को, और प्रयास का देश जो है कि पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को जाना जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अंतरा पर्वतीय तारीम बेसिन निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? हिमालय और क्यूनलून और टियनशान और अल्टाई और खिनगज। पूछा जा रहा है कि अंतरा पर्वतीय तारीम बेसिन जो है कि निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो देखिए जो तारीम बेसिन है ये जो है कि चीन में टियनशान पर्वत श्रेणी और अल्टाई पर्वत श्रेणी के बीच है। ठीक है, देखिए और इसके दक्षिणी भाग जो है कि मरुस्थलीय है, और इसको जो है कि तकला मकान के नाम से जाना जाता है। जो मरुस्थलीय भाग है यहाँ पे इसके दक्षिण में, उसको तकला मकान के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में कुछ द्वीप का नाम दिया गया है, और सूची सेकंड में उसकी अवस्थिति दी गई है। वयंत सयोधर द्वीप ये जो है कि कहाँ पे है? तो ये कच्छ की खाड़ी में स्थिति है। पीरम द्वीप ये खंभात की खाड़ी में स्थित है। द्वारका द्वीप जो है कि ये है आपका अरब सागर तट पर, और दीव जो द्वीप जो है कि है कहाँ पे? ये जो है कि काठियावाड़ तट पे है। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3 और 4, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है ओडिशा, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो विशिष्ट नृत्य शैली है वो कौन सी है? तो वो है आपका कौन सा? ये कथक है। देखिए जो भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं वो कितने हैं? वो जो है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कितने हैं। उसमें से 4 मैं बता देता हूँ, जो बचे होंगे वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कितने हैं। ओडिशा का जो शास्त्रीय नृत्य क्या है? ये जो है कि ओडिसी है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। भारतनाट्यम ये कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। और कथक जो है कि ये उत्तर भारत का है। ठीक है, तो 4 मैंने बता दिया जो भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं। जो बचे होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, कोंकण रेलवे जोड़ता है मंगलोर से कोच्चि को, मुंबई से पुणे को, रोहा से मंगलोर को, मुंबई से मनमाड़ को। देखिए बात की जा रही है कोंकण रेलवे की। तो कोंकण रेलवे जो है कि कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है ये? तो देखिए ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक इनका क्षेत्र जो है कि कोंकण रेलवे के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए कोंकण रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1998 में जो है कि कोंकण रेलवे की स्थापना हुई थी। और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है कि मुंबई में है। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? जो कोंकण रेलवे है इसकी कुल लंबाई जो है कि 736 किलोमीटर है। ठीक है, ये जो है कि आपका कहाँ से? तो ये मुंबई से मंगलोर तक है। मुंबई में जो रोहा स्टेशन है वहाँ से मंगलोर तक को जो है कि कोंकण रेलवे जोड़ता है ये। तो ये हो जाएगा आपका
सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार तट। पूछा जा रहा है कि कौन सा तट जो है कि कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है। तो कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? तो ये है आपका मालाबार तट। देखिए, अगर हम मालाबार तट की बात करें तो ये जो है कि मंगलोर से कन्याकुमारी तक का जो तटीय क्षेत्र होता है उसको हम मालाबार तट कहते हैं। कोरोमंडल तट की अगर हम बात करें तो ये कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का जो तट है उसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं। और कोंकण तट की हम बात करें तो ये जो है कि गुजरात से गोवा तट का तटीय क्षेत्र कहलाता है। देखिए, कोंकण रेलवे और कोंकण तट ये अलग चीज़ें हैं। कोंकण तट आपका है गुजरात से गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र है वो, और कोंकण रेलवे कहाँ से है? तो मुंबई से कहाँ पे? मंगलोर तक है। ठीक है। उत्तरी सरकार तट की अगर हम बात करें तो ये गोदावरी डेल्टा से लेकर के उत्तरी तटीय भाग को के जो तट हैं उसको हम बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। ठीक है, तो ये चारों आप लोग याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस नगर के दरवाजे गली की ओर न खुल करके मुख्य मार्ग की ओर खुलते थे? सुरकोटदा, कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल। पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत वह कौन सा नगर है जो कि दरवाजे कहाँ पे गली की ओर ना खुल करके कहाँ पे खुलते थे? मुख्य मार्ग की ओर खुलते थे। तो कौन सा है? तो वो है आपका लोथल। ये कहाँ पड़ता है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। लोथल सागर तट पर ये स्थित है और पश्चिम एशिया से व्यापार का ये प्रमुख बंदरगाह भी था। लोथल से मिले एक जो है कि मकान का जो दरवाज़ा था वो गली की ओर ना खुल करके कहाँ पे खुलता था? तो सड़क की ओर खुलता था। ठीक है। सुरकोटदा की बात करें हम, ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये कच्छ गुजरात में पड़ता है। कालीबंगा ये हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है। और धौलावीरा जो है कि ये भी आपका कच्छ गुजरात में पड़ता है। ठीक है। सिकंदर ने बितस्ता के युद्ध में किस वर्ष राजा पोरस को परास्त किया था? 316 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व, 376 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व। पूछा जा रहा है कि सिकंदर ने बितस्ता के युद्ध में किस वर्ष राजा पोरस को परास्त किया था? तो किस वर्ष किया था? तो ये किया था 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु नदी पार कर भारत की धरती पर जो कि झेलम नदी के तट पे राजा पोरस को परास्त किया था। और इस युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस युद्ध को जो है कि हाइडेस पीज युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि पश्चिमी उप हिमालय क्षेत्र में स्थित विवर्तनिक जलोढ़ अनुदैर्ध्य घाटियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? करेवा, दून, दुआर, खड। पश्चिम उप हिमालय क्षेत्रों में स्थित विवर्तनिक जलोढ़ अनुदैर्ध्य घाटियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दून के नाम से। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, उज्जैनी। पूछा जा रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए कि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी ID है स्टडी विद श्री 25 श्री GS पॉइंट, और ये टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।